अध्याय 8 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका का ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के कार्यान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लेख तालिका में किया गया है। ये असीमित नहीं हैं, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित हैं या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। वे सभी सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने के संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 6 कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याप्तियां आदि। मूल अधिकार एक नज़र में। समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकारों की सुरक्षा। 1 वाक एवं अभिव्यक्ति, 2 सम्मेलन, 3 संघ, 4 संचरण, 5 निवास, 6 वृत्ति। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बलात्श्रम का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थानों और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिशोध आरोपित कर सकती है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हों। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसे कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक
समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। स्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रवृत्ति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। इच्छाहीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। व्यक्तिक अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संवैधानिक व्यक्तिक अधिकारों का परिणाम है, जैसे कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिक अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संबंधित संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। समता के अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका निम्न इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत
राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से एक सदन की सत्य कार्यवाही से संबंधित विशेष वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। 2. कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हों, निजी हों, सहायता प्राप्त हों या न हों, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है।
अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमज़ोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। अनुच्छेद 15 में निहित विभिन्न प्रावधानों को तालिका में संक्षिप्त किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण। उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन हैं तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तक तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपये किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उपरोक्त उपवाद डी को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थानों में नामांकन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवरित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक आय वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यापार, व्यवसाय आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या उस अधिक बड़ा आवासीय भूखंड प्लॉट, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न ग्रोह स्थानों पर आधारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका की पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा राज्य को उन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सेवाओं में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा राज्य को 1 वर्ष की खाली आरक्षित रिक्तियों को किसी भी अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में विचार करने का अधिकार है और रिक्तियों की एक ऐसी श्रेणी को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जिसमें वे उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए भरे जा रहे हैं। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में पदाधिकारियों की नियुक्ति उस विशेष धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति तक सीमित हो सकती है। संक्षेप में इस संबंध में धार्मिक योग्यता कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अधिसूचित करती रहेगी। मंडल आयोग और उसके परिणाम। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी, जनसंख्या में जिनका हिस्सा करीब 52% था, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस समय संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे अधिक आर्थिक अधिकार पर आरक्षण और 10% का 10% का अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग हेतु विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की। इंदिरा साहनी केस 1992 में, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है।
1997 तक। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम, रिक्त पदों बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़, ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़, अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता के कारण पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में अर्हक अंक और मूल्यांकन के मानकों में कोई छूट नहीं। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने योग्य, सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इसे अधिदेश प्राप्त था। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर इसके कार्यों का भी विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधनों ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवृत्ति वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इसके अलावा इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में, इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 76वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1993 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में अर्हता अंकों और मूल्यांकन के मानकों में छूट के संबंध में फैसले को रद्द करने के लिए 82वां संशोधन अधिनियम 2000 लागू किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 335 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जो राज्य को ऐसा करने का अधिकार देता है कि वह पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में अर्हता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में कोई प्रावधान बना सके। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों AWS के लिए आरक्षण। उपरोक्त अपवाद D 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों, सिविल पोस्ट तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था से
आवृत नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पुनः निम्नलिखित शर्तों को पर पूरा उतरने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण से मुक्त एग्जेम्प्ट रखा जा सकता है। ग्रुप ए निम्न ग्रेड लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पदों हों। वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक अथवा तकनीकी के रूप में वर्गीकृत हों, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान अथवा परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यवहारिक विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों का निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना होता है। पद शोध कार्य के लिए हों अथवा शोध कार्य के संगठन, मार्गदर्शन अथवा निर्देशन के लिए हों। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडित उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्योग्यता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राय उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। बालाजी राघवन केस 1995 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया।
वर्ष 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त रुकावटों को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों एवं एनआरआई विदेशियों ओसीआई को दिए गए पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार भारतीय रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया: विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववर्ती जानने का मताधिकारों का अधिकार, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार, लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार, जवाब देने का अधिकार, आलोचना का जवाब देने का अधिकार, इंटरनेट सोशल मीडिया पर सूचना वीडियो पोस्ट करने का अधिकार, फिल्म निर्माताओं का अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार किए किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस प्रकार अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144/1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का भी खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141
के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव और सरकार या उसमें कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फार्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार। तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठन को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं: आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं: देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है: विशेष रूप से आम लोगों के हितों में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी सांस्कृतिक, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता।
सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। अनुराधा भीषण केस 2020 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे को करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(6) के तहत आनुपातिकता के परीक्षण सहित जनादेश के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है। 2. अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्तित विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उसे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित किए जा सकती थी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराधी के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्व व्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्यों हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही हैं, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में, जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध, दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, चूंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं। स्व अभिसंचन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है, हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाई पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं। प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्याय संगत हो, इसके लिए प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वेच्छा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने का विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा पर का अधिकार, डॉक्टर की सहायता का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, मार्केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धर्मीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार, सभ्य अंत्येष्टि दाह संस्कार का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, गरिमा के साथ मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण के दायरे में विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण केसों का उल्लेख तालिका में किया गया है। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। यह संशोधन देश में
सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामलों में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी। तथापि निर्देशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान भी व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। उन्नीकृष्णन केस 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने मोहिनी जैन केस 1992 में दिए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आंशिक रूप से घोषित किया था कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी व्यावसायिक शिक्षा सहित किसी भी स्तर तक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A में के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। संविधान 88वां संशोधन अधिनियम 2022 तथा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुए। पुनः 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसके प्रकारों का विस्तार किया। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण। आज बस इतना ही।